तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बेसिक से उठाएं तो सबसे पहली चीज क्या आती है हमारे सामने? एटम। एटम का स्ट्रक्चर हमने देख रखा है। एटम के बारे में हम ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे। देखो, एटम का मास नंबर, एटम का एटॉमिक नंबर। मास नंबर, एटॉमिक नंबर हमें बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे आसान चीज यही है। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो आप बताओगे इसको देख के कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23, तो उसके पास 11 तो इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, यानी कि 23 माइनस 11। इससे आपको यह भी पता चलता है एटम जो होता है, कंप्लीट एटम, वो न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी आपको एटम बताया, इसका क्लासिफिकेशन किया हमने SPDF ब्लॉक्स में, और उसमें से एक P ब्लॉक है जिसके एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे, और उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सब न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है। चार्ज होंगे तो वो अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। हर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर सकता है। ठीक है, देखो कैसे। अगर एक पेरेंट एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बनता है कैटायन, और अगर एक पेरेंट पेरेंट एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनता है एनायन। अब मेरी बात पे ध्यान दो। मान लो आपका पेरेंट एटम है सोडियम, और अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो बन जाएगा सोडियम का कैटायन। आप याद रखेंगे इसके प्रोटॉन सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर क्लोरीन है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो बनेगा आपका एनायन। ठीक है, तो कैटायन, एनायन, एटम के बारे में हमने पढ़ लिया। जब ये कैटायन एनायन आपस में जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और अगर एटम ही आपस में जुड़ते हैं या शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है इस चीज की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन भी है, मैं बताऊंगा क्या है वो क्वेश्चन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। नियॉन जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के पास 11 और मैग्नीशियम के पास 12। अगर मैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो उसके इलेक्ट्रॉन और नियॉन के इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो उसके इलेक्ट्रॉन, सोडियम के इलेक्ट्रॉन और नियॉन के इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। और इनके आगे वाले जो हैं उनको मैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स दे दूं तो उनके इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर यही करा है मैंने, इनके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और इसके आगे जो ये आता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, उसको एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक, तो नियॉन के पास थे 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास थे 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसको एक दे दिया तो उसके अब 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास थे 8 इलेक्ट्रॉन, उसको 2 दे दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताई है, इसमें मेन चीज क्या है, ध्यान रखने वाली चीज क्या है? आप अगर सबको देखोगे तो इन सबके इलेक्ट्रॉन मैं ले या देकर, यानी कि ट्रांसफर करके चेंज कर सकता हूं। क्या मैंने नीचे किसी के भी प्रोटॉन चेंज करे? प्रोटॉन सेम है। प्रोटॉन होते कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। और जो चीज न्यूक्लियस के अंदर है यानी कि प्रोटॉन, वो अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, या 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? 10 को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब इसका साइज तो छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा। जितनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर इंक्रीज करेगी, साइज डिक्रीज करेगा। अब आप कहोगे भैया आपने तो बता दिया कि अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है, इस अट्रैक्शन का नाम क्या है? इस फोर्स का नाम क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कहां लगती है? सेंटर की तरफ। ये कैसी फोर्स है? एक कूलम्बिक फोर्स है। ये जितनी बढ़ती जाएगी साइज छोटा होता जाएगा, जितना साइज छोटा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एटम, और एनायन में से निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एटम। ये वाली बात हमने यहाँ पे समझी। इस टॉपिक को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, चलिए आगे।
तो देखो ये किस चीज का अरेंजमेंट है, O2 2 माइनस, इसका साइज बड़ा है, ये एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज मत बोलो, साइज ऑफ केमिकल स्पीशीज, एटम तो बोल नहीं सकते हम इनको सबको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ केमिकल स्पीशीज इज O2 2 माइनस, यानी कि एक एनायन, फिर उससे छोटा एनायन, फिर नॉर्मल एटम, फिर कैटायन और बड़ा कैटायन। जितना कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा उतना ही उसका साइज छोटा होगा, जितना एनायन का चार्ज ज्यादा होगा उतना ही उसका साइज बड़ा होगा। यहां से ये बात समझिए, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उसके अंदर फिर हमने साइज की बात कर ली और आयन के साइज की बात कर ली, ठीक है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एड्रेस करेंगे, पता कैसे करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है। तो हमने क्या किया, कुछ चीजें बना ली, ठीक है। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया क्वांटम नंबर, ठीक है। पहला क्वांटम नंबर था शेल, दूसरा क्वांटम नंबर था सब शेल, तीसरा क्वांटम नंबर था ऑर्बिटल और चौथा क्वांटम नंबर था स्पिन नंबर। तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं साइड में, छोटी चीज है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं ज्यादा, आप चाहो तो 1 मिनट देख लेना। एक चीज ध्यान रखना, जो शेल है, ये रूल है, शेल हमेशा सब शेल के नंबर से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे बात करूं एस की, एस का जो सब शेल है वो है 0, तो उसके लिए जो एन होंगे यानी कि शेल होंगे वो 0 से बड़े होंगे, पॉसिबल शेल, ठीक। पी का जो सब शेल है वो 1 है, तो इसके लिए 1 नहीं हो सकता, वो 2 से स्टार्ट होगा। तो आप याद रखोगे पी सब शेल स्टार्ट ही 2 से होता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है डी ब्लॉक चैप्टर का, कि 2D क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। क्वेश्चन क्या है, 2D एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका L 2 है और N हमेशा L से बड़ा होना चाहिए, तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, D 3 से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से F जो है वो 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, अगर n की वैल्यू है 0 1, L की वैल्यू 0 1 2 3, तो n की वैल्यू उससे एक ज्यादा होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई फ्यूचर में G आया तो उसके लिए मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेल क्या होगा, क्या होगा 5, ठीक है। तो क्वेश्चन आए कि 2D एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो जवाब दे दोगे। अब 2D एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, एक तो ये बात है, और 2D एग्जिस्ट ना करने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे जो आपकी पहली रो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, पहली रो, उसमें आता है, कौन कौन आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पांचों एलिमेंट क्यों एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो आपको सोचना चाहिए कि 2 सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास डी क्यों नहीं है, क्योंकि 2D एग्जिस्ट नहीं करता। 2D एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, n इज ग्रेटर देन L रूल के हिसाब से, तो बेस यहां से आया है, ठीक है। उसके बाद ये बता रखा है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम प्लस हाफ या माइनस हाफ कहते हैं, ठीक। चलो अब बारी आती है, देखो ये लिख रखा है यहाँ पे 1p 2d 3f क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। अच्छा इस चीज को भी ध्यान रखना, वैसे सबको याद होगा ही, अब तो काफी आगे आ चुके हैं हम, कि s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना इन सब शेल में,
इनके ब्लॉक में उतनी ही रोज होंगी। पी ब्लॉक में 6 रोज होती हैं, 6 कॉलम होते हैं, सॉरी रो बोल रहा हूं मैं, 6 कॉलम। कॉलम का मतलब क्या है वहां पे? ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में कॉलम का मतलब ग्रुप। तो पी ब्लॉक में 6 ही ग्रुप क्यों होते हैं? क्योंकि पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही जस्टिफाई करती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो डी के अंदर 10 क्यों आते हैं? 10 ग्रुप क्यों आते हैं? क्योंकि उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे एफ ब्लॉक जो है, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो नीचे हमारे मेन टेबल से बाहर कर रखे हैं, उसकी हर रो में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 14, क्योंकि एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक, अब बारी आती है किस चीज की? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बारी बेटा ट्राई जरूर कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड। पी अगर 3 इलेक्ट्रॉन रखेगा या 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो वो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कहलाता है। डी 5 और 10 पे हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कहलाता है, उनको ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, ये देखो, इनका ऑर्डर शेल के हिसाब से नहीं है। ऐसा नहीं है मैं करूंगा पहले फर्स्ट शेल कंप्लीट, फिर सेकंड शेल कंप्लीट, फिर थर्ड शेल, नहीं। अगर ऐसा होता तो 4s कभी भी 3d से पहले नहीं भरा जाता। 4s 3d से पहले भरा जा रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है n+l रूल। n+l एक एनर्जी लेवल सेट करता है। n+l रूल एनर्जी बताता है। अगर मैं n+l रूल के हिसाब से देखूं और एनर्जी चेक करूं 3d की और 4s की, तो क्या आती है? n+l रूल में n है इसका 4, इसका 0, इसका n है 3 और इसका 2। तो देखा जाए तो n+l इसका ज्यादा है। जिसका n+l ज्यादा है उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, खत्म बात। और एनर्जी ज्यादा लगेगी तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिल होंगे, क्योंकि अफबाउ कहता है पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके दूसरे में जाते हैं। और हुंस कहता है इनके भरने का भी एक तरीका है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंक में +2 बनाना, तो आप कभी भी 3d में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे। लास्ट शेल 3d नहीं 4s है। लास्ट शेल 3d नहीं 4s है। भरा बाद में जा रहा है, लेकिन लास्ट शेल जब रिमूव होंगे उसके इलेक्ट्रॉन वो 4s से ही होंगे। इन दोनों को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे, 4s में से या 3d में से। तो हमारा जवाब होना चाहिए 4s में से। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बच्चे थोड़ा सा भूल जाते हैं। एस की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 या 2। अगर NS1 है तो वो ग्रुप 1 है, NS2 है तो वो ग्रुप 2 है। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS पूरा भरा होना चाहिए, उसके बाद NP1, अगर NP1 है तो 13th ग्रुप, NP2 है तो 14th ग्रुप, NP3 है तो 15th ग्रुप, एंड सो ऑन अप टू 18th ग्रुप। ठीक है, तो ये बात हो गई पी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पी ब्लॉक भरा नहीं होना चाहिए, एस भरा होना चाहिए। एस भरा है, उसके बाद आप पी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। यानी कि NS2 और डी क्या है? N-1। इसे क्या कहते हैं? लास्ट बट वन। लास्ट शेल नहीं होगा, लास्ट बट वन। अगर मान लो आपका लास्ट शेल 4th है तो डी का होगा 3, लास्ट शेल 5 है तो डी का होगा 4, लास्ट शेल 6 है तो डी का होगा 5। तो एक पीछे चलेगा, डी एक पीछे चलता है और एफ 2 पीछे चलता है। आ गया एफ भी। एफ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग है, उसमें एस कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, डी कंप्लीटली फिल्ड होना जरूरी नहीं है, उसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर उसके बाद एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। याद क्या रखना है? लास्ट शेल अगर एन है तो एफ में N-2 होगा। अगर आपका लास्ट शेल 6 है तो एफ में 4 होगा, 4f। और याद रखें 4f से नीचे नहीं होता, 3f नहीं होता। तो इसके लिए लास्ट शेल 6 ही होगा। तो 6th रो में जाके एफ ब्लॉक में एलिमेंट आने चालू होंगे। याद रहेगा? ठीक है। और एफ ब्लॉक हमारी पीरियोडिक टेबल में नहीं है। कोई अगर पूछे आपसे कि एफ ब्लॉक कहाँ आता है तो आप कहेंगे पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप में, क्योंकि वहीं से ये बाहर करे गए थे। कहाँ आता है? पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप में। इसे कहते हैं प्रिडिक्ट करना पोजीशन। अगर मैं आपसे कहूं आर्सेनिक की पोजीशन प्रिडिक्ट करो हमारी पीरियोडिक टेबल में, तो आप क्या करोगे? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे और लास्ट में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये देखोगे। अगर पी में 3 आ रहा है तो पी का तीसरा यानी कि 15वां ग्रुप है। आर्सेनिक 15th ग्रुप में आता है,
और फिर रो पे डिपेंड करता है, जैसे 4p में आ रहा है तो 4th रो में आता है, ऐसे इससे हम प्रिडिक्ट करते हैं पोजीशन क्या है। तो ये बात होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने आउटलेट दे रखा है पीरियोडिक टेबल का, ये आपने कई बार देख रखी है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। अब बात आती है एलोट्रॉपी की। एलोट्रॉपी का मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो किस किस फॉर्म में नेचुरल स्टेट में अकर करता है, ठीक है। कंपाउंड की फॉर्म में अकेला, जैसे इनर्ट गैसेस है वो तो अकेली रहती है। अगर आप हीलियम देखोगे तो हीलियम आपको नेचर में अकेली मिल जाएगी। ऑक्सीजन आपको डायटोमिक फॉर्म में ज्यादा मिलेगी, ट्राइएटोमिक यानी कि ओजोन की फॉर्म में थोड़ी कम मिलेगी हमारे एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर पे जहां हम रहते हैं। हाँ, ऊपर जाके 70-80 किलोमीटर की ऊंचाई पे वहां मिलेगी। अच्छा, तो आपने कहा कि भैया ये जिस फॉर्म में रहते हैं उसको ही एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। हाँ, एलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब कोई एलिमेंट किस फॉर्म में रहता है, ठीक। अच्छा, अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि किसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म ज्यादा है, नाइट्रोजन की है? नहीं, आ जाओ देखो यहाँ लिखा हुआ है। पहले एलोट्रॉपी के बारे में बात करता है, द एबिलिटी दैट सर्टेन सब्सटेंस हैव टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इज एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसके पास पी पाई बॉन्डिंग है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है पी पाई बॉन्डिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका साइज छोटा और इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी के एलिमेंट्स इस ग्रुप के एलोट्रॉपी शो करते हैं। जो फॉस्फोरस है उसका जो P4 है ये फॉर्म 3 तरीके की एलोट्रॉपी शो करती है कलर के हिसाब से, और वो कौन कौन सी एलोट्रॉपी है? व्हाइट, रेड, ब्लैक, याद रहेगा। इनको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन क्यों नहीं शो करता एलोट्रॉपी। ये पी पाई बॉन्डिंग क्या है? पाई बॉन्ड हम जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड वो होता है जिसमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड वो होता है जिसमें साइड में ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो वीक होता है, पाई बॉन्ड वो होता है जो स्ट्रॉन्ग, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वो होता है जो वीक होता है, ठीक है। लेकिन अगर साइज छोटा हो, साइज छोटा हो तो पाई बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, साइज बड़ा होता जाएगा तो पाई बॉन्ड वीक होता जाएगा। नाइट्रोजन का क्या साइज छोटा है? हाँ जी, नाइट्रोजन का साइज छोटा है। क्या वो फेवरेबल पाई बॉन्डिंग बना सकता है? हाँ। पी से ही क्यों बनाता है, डी क्यों नहीं बनाता? मैंने बताया था इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, 2D एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये तीनों पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाते, ठीक है। और पी पाई बॉन्डिंग छोटे साइज होने की वजह से स्टेबल भी होती है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर ये पी पाई बॉन्डिंग ना बनाता तो क्या होता, जरा ध्यान देना। मान लो ऐसा होता कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। तो होता क्या? पहली बात तो ये कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, ऑक्टेट अपना कंप्लीट नहीं कर पाता अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाता। आप कहोगे भैया उसको और आगे बनाने चाहिए, जैसे फास्फोरस 3-3 4-4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उसके पास क्या रह जाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या रह जाते हैं? अब जरा देखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन परेशान करेंगे क्या इसको? हाँ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक रिपल्शन पैदा हो जाएगी, इसे बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। छोटे साइज होने के जैसे फायदे हैं, पाई बॉन्डिंग स्टेबल है, एक नुकसान भी है कि इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनके खुद के इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल करने लगते हैं, तो ये स्टेबल नहीं है। तो आप कहोगे नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं है, और यही एक रीजन है कि भाई ये ज्यादा एलोट्रॉपी शो नहीं करता। क्या ऐसा ही ऑक्सीजन के साथ होगा? हाँ, ऑक्सीजन के साथ भी यही होगा। अब जरा ध्यान देना, ऑक्सीजन भी एक डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन फिर भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ऑक्सीजन थोड़ा कम स्टेबल होगा। और अगर मैं ऐसे ही फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के पास तो 3-3 लोन पेयर है, और वो 3-3 लोन पेयर बहुत रिपल्शन करेंगे, इसलिए फ्लोरीन इन तीनों में सबसे कम स्टेबल है। याद रहेगा, इसका रीजन वही है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं इनके। अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। अगर मैं आपसे एटॉमिक साइज की बात करूं
तो याद रखो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, क्योंकि सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते रहते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम शेल में ऐड होते रहेंगे तो होगा क्या, अंदर की तरफ। अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको, एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज ही करता है जब लेफ्ट टू राइट जाता है, और नीचे जाते हुए इंक्रीज करता है। एक बात तो हो गई खत्म। रीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल ही बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखनी है, जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके पास कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करते हैं, जिससे साइज थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरी बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जब वो अट्रैक्ट करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वैलेंस शेल अंदर की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो साइज जो होता है एटम का वो छोटा होता है। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना साइज छोटा होगा, और जितना साइज छोटा होगा उसका इंपैक्ट पड़ेगा फिर आगे जाके आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। ठीक है, तो इस फोर्स को ध्यान रखना है। लेकिन इस फोर्स के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, किस चैप्टर में, फिजिक्स में। क्या पढ़ा था भाई हमने इसके बारे में, फिजिक्स कहती है कि फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। यहां पर मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया है इसको, देखो आप, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है, और उनके बीच के डिस्टेंस पर। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। इसका मतलब मैं अगर बात करूं आपसे फर्स्ट शेल की तो वहां फोर्स ज्यादा है, और थर्ड या फोर्थ शेल की तो वहां फोर्स कम है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम की फोर्स कमजोर होती जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक शेल में बढ़ेंगे, वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम की फोर्स बढ़ती जाएगी। तो ये दो बातें थी। अब बात आती है आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। आप ये भी कह सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है। इसके बाद बारी आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, ये वो एनर्जी है या चेंज इन एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी सक्सेसिवली लगती है, एक साथ हम नहीं निकाल लेते तीन इलेक्ट्रॉन, एक एक करके निकालते हैं। और हमेशा याद रखेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कम होगी, ठीक है, और सेकंड उसकी उसी एलिमेंट की ज्यादा होगी, थर्ड और ज्यादा होगी। पहला इलेक्ट्रॉन किसी एटम का निकालना आसान है, दूसरा निकालना मुश्किल, तीसरा निकालना और ज्यादा मुश्किल। खत्म बात। अच्छा, अब बारी आती है क्या ये आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी चीज पे डिपेंड करती है। जनरली तो ये दो बातों पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा बड़ा होगा एटॉमिक साइज उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम चाहिए होगी, जितनी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा चाहिए होगी। तो आप कह सकते हो ये एटॉमिक साइज से इनवर्सली रिलेशन रखती है और एटॉमिक साइज से डायरेक्टली। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली, सॉरी। और लेकिन ये एक बात, कुछ बातों पे ये एक्सेप्शनली इस पे भी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ गड़बड़ नहीं है। इसका मतलब हुआ हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब बात हम किसकी करेंगे, स्टेबिलिटी की। अगर कोई स्टेबल कंपाउंड है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी से क्या लेना देना। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल माने जाते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मली थोड़ी सी हाई होती है। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा भाई कहां कहां पाया जाता है। पहले तो इस ऑर्डर को देख लो, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पर असर डालते हैं, इन दो फैक्टर्स के बारे में बता चुका हूं। तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप लिख दिए हैं जो एस और पी ब्लॉक के, जो हमें एक पीरियड में दिखाई देते हैं। तो हमने कहा भाई जो यहाँ पर सेकंड पीरियड है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल। 15 सेकंड पीरियड कह रहा हूँ, सेकंड ग्रुप है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल। 15th ग्रुप क्या है, फुल्ली हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। और 18th ग्रुप क्या है, फुल्ली फिल्ड पी ऑर्बिटल। तो अगर आपसे कोई पूछे
क्या 18th ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब 18th ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब इनर्ट गैस को कैटायन बनाना बहुत मुश्किल है। एक गैस को हम बनाएंगे आगे जाके जीनॉन को, वो भी काफी मुश्किल से। आगे कौन है जो बना सकता है? फ्लोरीन ही है एक, और वहां पर हम एक फ्लोरीन का ही कंपाउंड यूज करेंगे, PTF6। ठीक है। अब 15th ग्रुप जो है, इसके इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। अच्छा, और ऐसे ही सेकंड भी है क्योंकि इसके पास फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है। मेरा मानना, या जो अभी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल हमने मेथड बताया था, वो ये था कि यहां से यहां जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स रिप्लेस कर देते हैं 13th को। क्यों? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा होती है 13 से। 15th के रिप्लेस कर देते हैं 16 को, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा होती है 16 से। और रीजन क्या है? फिर वही हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड। या नीचे लिख रखा है जनरल ऑर्डर। ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं पुअर शील्डिंग की। आपको ये बात याद रखनी है, 3D पुअर शील्डिंग दिखाता है, 4F पुअर शील्डिंग दिखाता है। 4F ऑर्बिटल और 3D ऑर्बिटल, ये पुअर, इसके ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग दिखाते हैं। इनकी पुअर शील्डिंग से क्या होगा? इनके पीछे जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, उनके इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब पुअर शील्डिंग तो बता दी, लेकिन शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग या स्क्रीनिंग होता क्या है? हमारा जो न्यूक्लियस है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, कलेक्टिवली बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर ये न्यूक्लियस बाहर पड़े इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, ठीक है, तो होगा क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल इसके सामने एक्सपोज है, तो आराम से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें दिक्कत आएगी। क्यों? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है, तो ये रिपल्शन इसके अट्रैक्शन को शील्ड करेगा। क्या करेगा? तो मैं ये कह रहा हूं, जो न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्डर में लगे हो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो जो फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करेंगे अपनी रिपल्शन से। लेकिन अगर हो ही ना बीच में तो कोई, जैसे मान लो मैं आपसे बात करूं कि एस में, तो समझ में आ गया ये। अब मैं नीचे बना के दिखाता हूं, देखो। मैंने आपसे कहा ये न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये प्रोटॉन है, ठीक है, और ये शेल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऐसे, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s। तो आप कह सकते हो जो 1s है उसके इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करेंगे 2s को, और जो 1s 2s है वो कलेक्टिवली शील्ड करेंगे 3s के इलेक्ट्रॉन को। लेकिन 1s को कौन करेगा? कोई नहीं, तो 1s की शील्डिंग पुअर है। 1p एब्सेंट है, सीधा 2p आएगा, तो 2p की भी शील्डिंग पुअर होगी। 1d 2d दोनों ही एब्सेंट है, सीधा 3d आएगा, तो 3d की भी शील्डिंग पुअर होगी। और 1d 1f 2f 3f तीनों ही एब्सेंट है। अब सीधा कौन आएगा? अब तो सीधा 4f आएगा, ठीक है। अरे, तो 4f का क्या करें? 4f ये रहा, 4f की भी शील्डिंग कैसी है? पुअर है। बात पे ध्यान दो, अगर 4f की शील्डिंग पुअर है तो इसका मतलब क्या है कि 4f के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली पैक्ड है। ठीक है, मैं इसका कलर बदल देता हूं, ये लो, ये 4f के इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, ये 3d के सीधे बंधे हुए हैं, 2p के सीधे बंधे हुए हैं, और 1p के सीधे बंधे हुए हैं। तो आप कह सकते हो 1p 2p 3d और 4f, इन चारों की शील्डिंग बहुत स्ट्रांग है। ओ सॉरी, शील्डिंग बहुत पुअर है, और इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये टाइटली बंधे हुए हैं अपने न्यूक्लियस से, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है। फिर आप कहोगे भैया हम 1s और 2p की तो बात नहीं करते।
हाँ 1s2p तो हमें वैसे ही जनरली पता है, अंदर वाले शेल्स में आते हैं। 3d पहला, दूसरा, तीसरे शेल में आ रहा है। हमने ये सोचा तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, लेकिन वो बिल्कुल नेकेड है, किसके आगे? न्यूक्लियस के आगे। इस वजह से बहुत ताकतवर बंधा हुआ है। तो थर्ड शेल जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर है, फिर भी उसका जो डी ऑर्बिटल है, उसके जो अंदर डी ऑर्बिटल्स हैं 5, वो सारे के सारे न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं था। SI4 फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, लेकिन फोर्थ शेल के एफ के इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1f 2f 3f एब्सेंट है, शील्डिंग नहीं है। पुअर शील्डिंग होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इस वजह से ये ऑफर करते हैं हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। किनको किनको ऑफर करते हैं, अब उसकी बात करेंगे। देखो देखते हैं किसको ऑफर करते हैं। हमने यहां पे इसको देखा, 13 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। 13 ग्रुप में आपको क्या गैलियम दिखाई दे रहा है? क्या थेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम दिखाई दे रहे हैं? याद रखना गैलियम के आगे अगर पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो गैलियम के आगे पूरी सीरीज आती है 3d की। किसकी सीरीज आती है? 3rd d। और थेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम के आगे पूरी सीरीज आती है किसकी? 4f की। तो थेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, ये सब पुअर शील्डिंग सफर करते हैं। किसकी? 4f की। और गैलियम सफर करता है पुअर शील्डिंग सिर्फ 3d की। ठीक है, अच्छा। अब आप कह सकते थे कि भैया गैलियम के जो पीछे के एलिमेंट्स हैं उन पे असर नहीं पड़ेगा। नहीं, 3d की पुअर शील्डिंग उतनी पुअर नहीं है। आ जाओ, चलो। अब वो कह रहा है इसको पीरियोडिकली देख सकते हो आप। ये चीजें बेटा मैंने लिख रखी है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, मैं इसको नहीं समझा रहा अभी। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी चाहिए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसमें भी साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी में देख रहे थे। जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा चाहिए होगी। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा चाहिए होगी। ये दो बातें समझ आई? अब आप कहोगे ये दो बातें तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो दोनों बातें हैं ये काम कैसे करती हैं? यहां पर हम ये लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, साइन में नेगेटिव होती है। मान लो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -320 है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया गया। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर नेगेटिव साइन का हम एक और हिसाब लगाते हैं, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो नॉन मेटल होगा, जितनी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी वो मेटल होगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा विग्रेसली, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। और जितनी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा विग्रेसली, और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। ये दो बातें समझी हमने, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर एक तो इसने डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद बताया कि अच्छा ये बातें बेटा जी आपको पता ही होगी, 11th में पढ़ी थी हमने कि इलेक्ट्रॉन वही गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जो अकेला हो और गैसियस हो। कैसा हो? अकेला हो और गैस की स्टेट में हो। ठीक है, अब यहां पर हमने एक नई चीज देखी, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है 15th ग्रुप के, 16th ग्रुप के और सेकंड 17th ग्रुप के, उनका साइज बहुत छोटा होता है। वो इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहते हैं, सारे नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहते हैं लेकिन उतना विग्रसली नहीं ले पाते, क्योंकि इनका साइज छोटा है तो रखेंगे कहाँ? तो उनके जो पहले से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से वो आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है इनके नीचे वाले सभी सक्सेसिव एलिमेंट से। तो नाइट्रोजन के नीचे सक्सेसिवली कौन एलिमेंट आता है? फॉस्फोरस। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। हाँ, अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है इनका साइज छोटा है। ठीक है, तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ऑफर करेंगे आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहेंगे। गेन तो करेंगे लेकिन
उसके कंपैरिजन में कम करेंगे। जैसे नाइट्रोजन जो है वो फास्फोरस के कंपैरिजन में कम विग्रसली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक। ऑक्सीजन सल्फर के कंपैरिजन में, और फ्लोरीन क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है क्लोरीन से, क्यों? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका साइज छोटा है और इसके इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करते हैं, बैक डोनेशन भी बोलते हैं इसको। आगे अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अभी हमने देखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी में, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी, यानी कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। अच्छा, जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होगा, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो उससे क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ऑफर करेगा। तो बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, लेकिन मतलब वही है, जो चीज स्टेबल है वो अपना इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहती, तो वो लेना भी नहीं चाहती। तो इसका मतलब जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स है वो तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे, हाँ, और इतना कम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी कम नेगेटिव नहीं होती, उल्टा पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेगेटिविटी कम होते 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 मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है उनका। नाइट्रोजन की बहुत कम होती है, बेरिलियम की बहुत कम होती है। ठीक है, तो सबसे कम 18th ग्रुप की, उसके बाद नंबर आता है 15th ग्रुप की कम में, और उसके बाद नंबर आता है सेकंड ग्रुप का। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। चलो अब बात करते हैं नेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दो एलिमेंट्स शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींचता है, इस टेंडेंसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे नीचे मैंने एक H और Cl का एग्जांपल लिया, Cl के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो अपने जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच, और हाइड्रोजन नहीं खींचेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, ये बात यहां लिख दी मैंने। अच्छा, अगर दोनों सेम है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सेम वही, इधर लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकेज, अपने आप से ही लिंक करना। ठीक है, टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी। नीचे जाते वक्त कैटिनेशन करने की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। फिर आप कहोगे भैया नाइट्रोजन तो सबसे ऊपर है, उसे तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन दिखाना चाहिए, है ना? फिर वो क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि वो पी पाई बॉन्ड बनाता है। पी पाई बॉन्ड बनाता है मतलब वो N2 की फॉर्म में स्टेबल रहता है, वो सिंगल बॉन्ड में स्टेबल नहीं होता। फिर वही वाली बात, सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं स्टेबल होता? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसके, या जो लोन पेयर है उसके, वो लोन पेयर क्या करते हैं? ऑफर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसकी वजह से वो टिका नहीं रह सकता, उसके बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ एक्सेप्शन के बारे में लिख रखा है और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझा रखा है। तो वो कह रहा है बेसिकली आप कह सकते हो जो कैटिनेशन है वो डिपेंड करती है किन किन बातों पे? कोवेलेंट नेचर पे, बिल्कुल। एटॉमिक साइज पे, हाँ, जितना साइज बढ़ेगा कैटिनेशन इंक्रीज करेगी, एक्सेप्शन को छोड़ के जनरली। बॉन्ड लेंथ पे, हाँ, जितनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उतनी कैटिनेशन कमजोर होगी। तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो कैटिनेशन भी ज्यादा होगी। और सबसे अच्छी कैटिनेशन कौन शो करता है? कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास दोनों चीजें, साइज छोटा भी और कोवेलेंट भी है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। चारों अगर बंद गए एक बारी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचते उस पे। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बता दी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में। अभी हमने थोड़ी बहुत बातें करी भी, अब फिर से कर रहे हैं। सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स एनॉमलस बिहेवियर दिखाते हैं, जिसमें हमारे पास जो इस साल आ रहे हैं तीन एलिमेंट्स, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्यों एनॉमलस प्रॉपर्टी दिखाते हैं? क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट एक्सेप्शनली स्मॉल होते हैं। स्मॉल होना तो जाहिर सी बात है, नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज करेगा, लेकिन ये एक्सेप्शनली स्मॉल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो दूसरा कारण क्या बन गया? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल।
ठीक है, जिनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है। तीसरा, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पोलराइजिंग पावर सब बहुत हाई होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हुई इनकी ये बातें। और एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, ये भी एक बात है। अच्छा, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अब कई बार बच्चे कहते हैं भैया कोवेलेंसी क्या है और ये 4 क्यों है? देखो, एक एस 3 पी, क्या बनेगा? sp3। क्या ये डी शो नहीं कर सकते? ये sp3d2 नहीं बना सकते? है ही नहीं इनके पास डी। अगर डी है ही नहीं तो बनाएंगे कैसे? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऊपर बता चुके हैं। इस वजह से 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखा सकते। 4 से कम दिखा सकते हैं, हाँ, मैक्सिमम 4 दिखा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपसे कोई नाइट्रोजन के बारे में पूछे कि भाई नाइट्रोजन की कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टीज बताओ, तो वो ये है, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ट्रिपल बॉन्ड बना के, क्योंकि ये पी पाई बॉन्ड बना सकता है। इसके बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स यानी कि फास्फोरस वगैरह वो आसानी से एग्जिस्ट नहीं करते डायटोमिक फॉर्म में। ठीक है, आप जबरदस्ती उनको वेपर फेज में हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करवाना चाहो तो बात दूसरी है। ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी N2 इज नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। और ये सिर्फ ये नहीं है कि N2 फॉर्म होता है, N2 इतना स्टेबल होता है कि रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, टूटता ही नहीं है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसके जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्शन करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है गैस की फॉर्म में, क्योंकि इसकी वैंडरवॉल फोर्स बहुत कमजोर होती है। एक तो N2 मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, ऊपर से इसका खुद का मॉलिक्यूलर मास भी बहुत कम है। और अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, वो कम से कम P4 बनाता है, व्हाइट फास्फोरस। और अगर मैं रेड फास्फोरस की बात करूं तो वो तो एक चेन बनाता है। रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस की जो अल्फा और बीटा सीरीज है वो भी काफी लंबी चेन बनाते हैं। तो फास्फोरस एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे तो क्या होगा, वो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो है उनका, उनको गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ लेके जाएगी। ये आप बात जानते हैं, जितनी इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन या जितनी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है, वो स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होती है। इसमें इंटर एटॉमिक, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या वैन डर वाल्स फोर्स कम है, इसलिए ये गैस की फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सारे लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई फॉर्म बॉन्ड, क्योंकि इसके पास डी होता ही नहीं है। अगली बात, नाइट्रोजन अपनी 4 से ज्यादा कोवेलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो डी ऑर्बिटल नहीं होता। जो हाइड्राइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, उनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, वो स्टेबल ज्यादा होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो कह रहा है लेकिन ये तो ऑक्सीजन के हाइड्राइड के साथ भी होगा और फ्लोरीन के हाइड्राइड के साथ भी। हाँ, और अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों दिखाता है, अपने स्मॉल साइज की वजह से, हाँ, अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, हाँ। ठीक है, तो ये थी कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में ऐसी क्या बातें हैं, सारी बातें जो अभी नाइट्रोजन में करी है वो सारी की सारी ऑक्सीजन में फिट बैठती है। ठीक है, अगर कोई एक आध अलग हो तो आप मेरे को बता देना, मैं इसमें डाल दूंगा नोट्स में। अब फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में एक चीज तो ध्यान रखना, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो पी पाई बॉन्ड की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगली बात, फ्लोरीन जो है अपना जो F2 मॉलिक्यूल बनाता है वो बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब जो F2 मॉलिक्यूल्स है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होगी, वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो जैसे N2 अभी इनर्ट था, रूम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं था, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल था। F2 इसका बिल्कुल उलट है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसके पास 3 लोन पेयर और वो तीनों लोन पेयर इसको, इसके बॉन्ड को टिकने नहीं देते। और बाकी सारी बातें इसमें भी काफी हद तक वही है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, इसलिए कैटिनेशन कम शो करता है। मोस्ट रिएक्टिव है ये फ्लोरीन। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। ठीक है, अब बारी आती है ये वाली बात, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन इज एक्सोथर्मिक। क्यों भैया,
क्योंकि फ्लोरीन खुद तो स्टेबल है नहीं, दूसरों के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है। और अगर कोई खुद स्टेबल ना हो और अपने आप को डिसोसिएट करना चाहे, ठीक है, तो वो रिएक्शन स्टेबल होती है। और रिएक्शन स्टेबल्स कौन सी होती है? जो एक्सोथर्मिक होती है, जो हीट छोड़ती है। ठीक है, फ्लोरीन ही एक ऐसा है जो ऐसे ऑक्साइड्स बनाता है जो पॉजिटिव ऑक्साइड्स होते हैं, और कोई ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। ऑक्सीजन खुद बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन। ठीक है, जगह छोड़ रखी है, अगर किसी को कोई और ऐसे मिलते हैं पॉइंट्स तो बता देना, मैं यहाँ लिख दूंगा। अब बारी आती है रिड्यूसिंग करेक्टर की। पहले तो आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर सब्सटेंस, खुद को नहीं करेगा ना, खुद क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो अगर मैं आपसे कहूं कोई मेटल है जो जिसके ऊपर चार्ज 0 था, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने अपने आप को क्या करा है? ऑक्सीडाइज। और दूसरों को क्या करा है? रिड्यूस। तो इसे कहते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर। तो रिड्यूसिंग करेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ना जरूरी है, तभी तो रिड्यूस करेगा। जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, मैं आपसे कहूं कि ये एलिमेंट ई था, ये एलिमेंट ई था, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े और पॉजिटिव बन गया, एक कैटायन बन गया। तो तुम कहोगे भैया कब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? ये इलेक्ट्रॉन तब छोड़ेगा जब इसका साइज बड़ा होगा। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सेप्शन आया तो बात दूसरी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है इसमें। हाइड्रोजन को लीव करने की टेंडेंसी और ऑक्सीजन को गेन करने की टेंडेंसी को भी हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहते हैं। किसी ग्रुप के हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज जो है सेंट्रल मेटल एटम का इंक्रीज होता है, और एचायन वो आसानी से लूज करते हैं। अगर एचायन आसानी से लूज करते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, और अगर मैं, ये तो हाइड्राइड की बात थी, अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में बिल्कुल उल्टा होता है। अब सारे बच्चे इस टेबल को देखेंगे 2 मिनट के लिए। यहां मैंने सारे हाइड्राइड्स लिखे हैं। इन हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज सेंट्रल मेटल एटम का इंक्रीज करता है, एचायन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और आप जानते हो एचायन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, अब जो 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं उनको खुद ट्राई करना। जैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताया है उसका बिल्कुल उल्टा है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, एक बार खुद ट्राई करो। आगे बात आती है एसिडिक कैरेक्टर की। एसिडिक कैरेक्टर है क्या? टेंडेंसी टू लूज एच आयन, और ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा, और क्या है? बस वही हाइड्राइड वाली बात पीछे बता चुका हूं मैं आपको। बेसिक कैरेक्टर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं करी, ठीक है, जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं करी वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑफर करते हैं बेसिक कैरेक्टर को। क्यों? और कैसा बेस बनाते हैं वो? लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे। और अपना इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जिसपे होगा। एग्जाम्पल है NH3। NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, वो अपना आसानी से वो लोन पेयर छोड़ के अपना बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। अब आप कहोगे NH3 के बाद जो PH3 है उसके पास भी लोन पेयर है, आर्सेनिक H3 है उसके पास भी लोन पेयर है, और उसके पूरे ग्रुप के हाइड्राइड्स के पास लोन पेयर है। एक बात, लेकिन नीचे जाते वक्त साइज इंक्रीज कर रहा है, तो बड़े साइज में एक ही लोन पेयर, यानी कि उस लोन पेयर की इंटेंसिटी कमजोर हो रही है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की इंटेंसिटी हाई है, फॉस्फोरस या और एलिमेंट्स के पास लोन पेयर की इंटेंसिटी लो है। और लोन पेयर की इंटेंसिटी अगर कमजोर होती जाएगी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगे, है ना, यानी कि वो उस लोन पेयर को बेसिक कैरेक्टर दिखाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप में बेसिक कैरेक्टर कमजोर होता जाता है। आगे, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जरा ध्यान दो, ये कहता क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, अगर यहां बनाया होगा तो, हाँ ये रहा, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है ना वो यहां पर आते हैं, एस के बाद।
लेकिन इनके बीच में डी ब्लॉक आता है, इसीलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एस की प्रॉपर्टीज और पी की प्रॉपर्टीज के बीच में ब्रिज का काम करता है। इस ब्रिज में यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि 4f और 5f। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 4f ऑफर करता है पुअर शील्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपनी पुअर शील्डिंग दिखाएगा। इस वक्त बैठा किसके बीच में, एस और पी के बीच में। एस और पी के बीच में लेना देना क्या है, हाँ भाई, एस और पी के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमने आपसे कहा कि एस और पी के बीच में एक रिलेशन है, वो ये है कि पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस और पी के दोनों के सब शेल्स मिला के बनते। जरा देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बोरोन जो है, या इसको मैं यहां बना देता हूं, इधर देखो एक टेबल, यहां पर मैं कुछ ग्रुप बना रहा हूं, 13 इस साल नहीं है, 14 15 है इस साल, 16 है और 17 है। तो 15 में 16 में और 17 में है क्या भाई, 13 में था NS2NP1 NS2NP2, ये 14 में था। अब 15 में है NS2NP3, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनू तो आते हैं 5, NS2NP4 NS2NP5, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 7। अगर 5 इलेक्ट्रॉन अपने कोई पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करे, ठीक है, तो वो मैक्सिमम 5 कोवैलेंसी दिखा सकता है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन बांट सकता है, ठीक है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। लेकिन मैं कहता हूं जब हम नीचे जाते हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए, नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, हाँ, जितना बड़ा साइज उतनी आसानी से 5 5 6 6 इलेक्ट्रॉन बांटेगा। लेकिन इसका उल्टा हो जाए तो बिल्कुल, नीचे जाते वक्त होता क्या है, NS2 और NP3 के बीच में 4f की पुअर शील्डिंग आ जाती है। NS2 और NP4 के बीच में 4f की पुअर शील्डिंग आ जाती है। उस पुअर शील्डिंग से होता यह है कि s के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक के एलिमेंट्स के तौर पे, ठीक है। तो जो 5 तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपैंड कर सकता था, अब वो सिर्फ 3 तक एक्सपैंड करता है। जो 6 तक एक्सपैंड कर सकता था वो अब सिर्फ 4 तक एक्सपैंड करता है। जो 7 तक एक्सपैंड कर सकता था वो सिर्फ 5 तक एक्सपैंड करता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि 15th ग्रुप का लास्ट एलिमेंट बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन फिर भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ है। 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से जो उसके ns के इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, हाँ, ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे ये क्या है, 6p3, इनकी क्या है, लो आयनाइजेशन। हाँ, तो इसके अंदर अगर हम देखें बिस्मिथ में, तो 6p के इलेक्ट्रॉन की तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, लेकिन 6s के इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों है, पुअर शील्डिंग की वजह से। फोर एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद बारी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ बातें सुन लो। एक हमने चीज पढ़ी थी वैलेंसी। वैलेंसी किसी एक ग्रुप की एक ही होती है, जैसे फर्स्ट ग्रुप की 1 है, सेकंड ग्रुप की 2 है, 13 ग्रुप की 3 है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है, तो मैं इसको मॉडिफाइड वैलेंसी बोलता हूं। वैलेंसी का मतलब था कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है जब कोई एलिमेंट किसी के साथ कंपाउंड बनाता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या शेयर करता है, ठीक है। और शेयर करने में भी उसकी पोलैरिटी कैसी रहती है, अगर देती हुई पोलैरिटी है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, लेती हुई पोलैरिटी है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने देखा जो आपका 15th ग्रुप है, 16th ग्रुप और 17th ग्रुप है, वो काफी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हो। यही आपके ग्रुप हमारे कोर्स में भी है। तो इन तीनों को देखो, आपको पता होना चाहिए 15th के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 15th ग्रुप के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाता है, -3, ठीक है, या +3, 5 नहीं दिखा पाता। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, ये ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? तो जरा ध्यान दो, ये 15th ग्रुप है आपका। 15th ग्रुप के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं एस में, 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं पी में। पी के तो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो 2 एस में पड़े हैं ना, वो अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड कर सकते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 और अनपेयर्ड हो गए तो 5 हो गए। लेकिन दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए तो डी ऑर्बिटल होना जरूरी है, और नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो 5 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं 15th ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है जिसका नाम है बिस्मिथ, क्या बिस्मिथ अपने आप को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एक्सपेंड कर पाएगा? नहीं। वहां पर दूसरा रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसमें जो एनएस के इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी एनएस के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो बिस्मिथ 5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता यहां पर, और नाइट्रोजन 5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाता, लेकिन दोनों का ही रीजन अलग है। नाइट्रोजन का एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और बिस्मिथ का है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। देखो ये बातें यहां लिख रखी है। नीचे जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, टेंडेंसी टू शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मानिए कि +5 की दिखाने की, +6 दिखाने की, +7 दिखाने की बढ़ती है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कमजोर हो जाती है। और सेकंड पीरियड अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से। अब देखो मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दिए। नाइट्रोजन को -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, +3 भी दिखा सकता है। +5 दिखाने में उसे बहुत दिक्कत आती है। एक ऑक्सीजन है जो उसे +4 तक खोल सकता है, +4 तक, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये +1, +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। वहां पर उसके इस तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का रीजन है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेगेटिव है। दूसरा, ये डेटिव बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। तीसरा, वहां रेजोनेंस होता है, जितने भी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के वो रेजोनेंस शो करते हैं। फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। नीचे जाते हुए अगर आप देखोगे तो +5 दिखाने की टेंडेंसी बढ़ रही है, सिवाय बिस्मिथ को छोड़ के, क्योंकि बिस्मिथ के पास है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को अवॉइड करता है। आगे यही बात बोलिए बिस्मिथ के बारे में। बिस्मिथ का सिर्फ एक ही ऐसा है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, वो है फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इतना ज्यादा नेगेटिव है, या इतनी ज्यादा नेगेटिविटी रखता है कि वो इसके एनएस के इलेक्ट्रॉन्स, जिनके आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, उनको भी निकाल सकता है फ्लोरीन सिर्फ, ठीक है। कौन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, याद रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। इसलिए फ्लोरीन है जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो 4f की पोर शील्डिंग की वजह से हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी रखते थे, उनको भी एक्साइट कर सकता है। आगे ये देखो, ये लिखी बात जो मैंने अभी बताई थी, नाइट्रोजन +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। अब देखो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों दिखाते हैं? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है एक ही एलिमेंट का, और रिडक्शन भी होता है। जो अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करे उसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, जैसे यहाँ पे +3 दिखाई दे रही है, +3 से इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कर ली +5, और यहाँ पे +3 से कर ली +2। तो ये क्या करा, इसने अपने आप को डिसप्रपोर्शनेट किया, ठीक है। ऐसे ही 16th ग्रुप की बात करें तो 16th ग्रुप में ऑक्सीजन नहीं दिखाता कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 नहीं दिखाता, +6 नहीं दिखाता, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। -2, हाँ ये खूब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है विग्रसली, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। क्या इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी +2 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ।
फ्लोरीन इससे भी ज्यादा नेगेटिव है। अच्छा, सल्फर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, हाँ। किनके साथ? जनरली मेटल्स के साथ। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, हाँ। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया। मेटल्स के साथ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है सल्फर। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किनके साथ दिखाता है? नॉन मेटल्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी दिखाता है, ठीक है, अपने से ज्यादा नेगेटिव्स के साथ। क्या ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड कर सकता है +2 और +4 में? हाँ, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है। डाउन द ग्रुप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन फिर भी पोलोनियम नहीं दिखाता। फिर वही रीजन, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को देखना। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाता हूं। पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं एक एक करके एक्साइट करूं, अब बच्चा सोचता भैया एक एक्साइट करा तो एक ही नया इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, हाँ। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा, वो ये आ गया। अब जरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनना कितने हैं? 1 2 3। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा और वो ये बनकर आ गया। तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए? 5। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया और वो ये बन के आ गया, तो 7। तो जो 17 ग्रुप है उनके पास 1 3 5 या 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो एक्साइट होने के बाद वो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप फिर वही, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा होगी? आयोडीन की। एस्टेटियम की बात हमने यहाँ करी नहीं, एस्टेटाइन की, ठीक है, जो उसके बाद आता है 80। आयोडीन के बाद आता है एस्टेटाइन, उसकी बात हमने करी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो ज्यादातर तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाता है। और अगर उसकी हम नॉर्मल बात करें भी तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। तो क्यों नहीं दिखाएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उससे इलेक्ट्रॉन छीने, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है? ये हमारी पीरियोडिक टेबल का KGF है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। अब यहां पर बात आती है बेटा शेप्स की। शेप्स की बात आती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये आपका 11th का टॉपिक है, एक बार इसको आप देख लेना, ठीक है। अगर दो बॉन्ड होंगे तो उसकी शेप होगी लीनियर, 3 बॉन्ड होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल, 5 होंगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल बाइपिरामिडल, 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल और 7 होंगे तो पेंटागन बाइपिरामिडल, ठीक है। इसके साथ में कुछ दे रखे हैं मैंने फॉर्मुलेस, इनको बना के देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और अब यहां पर मैंने ऐसे केस लिए जिनमें लोन पेयर भी आ रहे हैं। इस पूरी टेबल को आपको लर्न भी करना है और इसके एक एक दो दो एग्जांपल करके इसको तैयार करना है। शेप तभी तैयार होगी आपकी, ठीक है। अब बात आती है इन स्ट्रक्चर्स की। देखो, इन सभी में लोन पेयर है। और लोन पेयर करता क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होती है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन और भी कम होती है। तो स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लोन पेयर। तो अगर कोई सीधी सादी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, उसको खराब करा है तो वो किसने किया होगा? लोन पेयर ने। इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो एक बात बता दी मैंने आपको कि लोन पेयर शेप को खराब करता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर एक लोन पेयर आ गया, पहले टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री का एंगल था, 109.8, ठीक है, 109.5 सॉरी, 109.5 डिग्री का था, वो छोटा हो जाएगा अगर एक लोन पेयर आ गया। क्यों? क्योंकि वो रिपल्शन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। अच्छा, 2 लोन पेयर आ गए तो वो भी यही करेंगे। तो इसका मतलब जो H2O है उसका एंगल छोटा होगा बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए, यानी कि 109.5 से, हाँ। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है वहां पे 2 लोन पेयर है, याद रहेगा। अच्छा, बॉन्ड एंगल छोटा होने का एक और रीजन है सेंट्रल मेटल एटम के साइज का बड़ा होना। तो आप कह सकते हो डाउन द ग्रुप हमेशा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप हमेशा डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ हमेशा इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल हमेशा डिक्रीज करता है। और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्रुप में नीचे जाते हुए, चाहे 15th ग्रुप हो, चाहे 16th ग्रुप हो, चाहे 17th ग्रुप हो, अगर हम हाइड्राइड की बात करें, ऑक्साइड की बात करें, हैलाइड की बात करें, किसी भी केमिकल की बात करें, तो उनका सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ता है। सेंट्रल मेटल एटम के साइज के बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड एंगल कम होता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है। तो ये शेप्स आपको देखनी है बेटा, सारे स्ट्रक्चर्स देख लेना एक बारी।
काफी सारे स्ट्रक्चर बना रखे मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये वो ट्रिक बना रखी है, अगर आपको पता चल जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है तो उसे 2 से डिवाइड करो, ये पता लगाने के लिए कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर 8 से ज्यादा है तो उसे 8 से डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करो, जिससे पता चल जाए कैसी शेप बनेगी। लेकिन वो शेप तभी बना पाओगे जो अभी इससे पहले टेबल दिए वो लर्न हो। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स अलग हैं, ये देख लेना। जैसे NO2, NO2 के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर नहीं होता, लोन इलेक्ट्रॉन होता है। फिर KMNO4, K2Cr27, इन स्ट्रक्चर्स को देख लेना। ये स्ट्रक्चर्स आपके इस चैप्टर में आते हैं। अमोनियम आयन का भी स्ट्रक्चर आता है। अब क्वेश्चन आता है अमोनियम आयन का बॉन्ड एंगल अमोनिया से बड़ा क्यों होता है? क्योंकि देख लो इस शेप में आपको एक भी लोन पेयर दिखाई नहीं देगा। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, अमोनियम आयन में लोन पेयर नहीं होता। लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल बड़ा होता है, याद रहेगा। लोन पेयर की प्रेजेंस बॉन्ड एंगल को छोटा करती है। आगे NH3 में देखो लोन पेयर है। अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं H2SO4, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल है। H2SO5, बीच में जो एक ऑक्सीजन आया ये परऑक्साइड है। H2S2O7, ओलियम। H2S2O8, मार्श सॉल्ट, ठीक है। ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है। H3PO2, H3PO3, H3PO4, H3PO। इनमें एक चीज और ध्यान देनी है, ये मैंने सल्फर और फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स लिए ना, इनमें जितने OH हैं उतना ही ये प्रोटिक एसिड है। जैसे अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ 2 OH साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो ये डायप्रोटिक है। यहाँ पर भी 2 OH साफ दिखाई दे रहे हैं, ये भी डायप्रोटिक है, ये भी डायप्रोटिक है, ये भी डायप्रोटिक एसिड है। ये कैसा है भाई? मोनोप्रोटिक। ये डायप्रोटिक और ये ट्राइप्रोटिक, और ये एसिड नहीं है क्योंकि H नहीं छोड़ेगा। फास्फोरस से सीधा जुड़ा हो तो H नहीं छोड़ेगा, ठीक है। OH की फॉर्म में जुड़ा हो, O से जुड़ा हो तो छोड़ देगा। सल्फर के देख लो कुछ स्ट्रक्चर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। HOCl, हाइपोहेलस क्लोराइड। HOClO, जिसको आप बोलते हो HClO2, इसको लिखा क्या जाता है? HClO2। ये क्या है? हेलस क्लोराइड, याद रहेगा। हेलस क्लोराइड। अब मैंने देखो एक चीज पकड़ के रखी है, इसको चेंज नहीं कर रहा मैं। ClO के साथ HCl पूरे इसके साथ एक बैंड स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है? नीचे देखना, ये भी बैंड है, लेकिन एक नया ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन के इधर लगा हुआ है। ये भी एक स्ट्रक्चर है, और इसके साथ जो 2 लगे हुए हैं ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ये बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, Cl के साथ 1, 2 और 3 ऑक्सीजन लगाए, डबल बॉन्डेड दिख रहे हैं, और कोई चेंज करा शेप में? याद करने का आसान तरीका है, ठीक है। ये तो बेटा आपको याद ही करने होंगे, सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं। चेयर फॉर्म है, बोट फॉर्म है, रिंग फॉर्म है, क्राउन फॉर्म है, ठीक है। S8 की रिंग और क्राउन फॉर्म है, और S6 की चेयर और बोट फॉर्म है, ठीक है। 1 मिनट रुकना पड़ेगा बेटा, कॉल लेने। तो ऐसे ही देखो आप HPO3 होल थ्राइस को, HPO3 होल थ्राइस, ठीक है। रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर है। अब आपको याद कैसे रखेंगे? ऑल्टरनेट पोजीशन से। फास्फोरस और ऑक्सीजन की ऑल्टरनेट पोजीशन है, और हर फास्फोरस के पास इस रिंग के अलावा एक एक ऑक्सीजन और एक एक OH है, ठीक है। अब ये मत कहना भैया रटवा रहे हैं, स्ट्रक्चर ही ऐसा क्या करें, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एक तो ऑल्टरनेट पोजीशन, और एक फास्फोरस, इसके अलावा इस रिंग के अलावा एक ऑक्सीजन और एक OH रखता है। H3PO3N, H3PO3N का मतलब एक लंबी चेन है। फास्फोरस के पास एक OH है, एक O है एक्स्ट्रा, जैसे ऊपर था, और एक O क्या है? पहले चेन में था, पहले उसमें था रिंग में एक O ऑल्टरनेट पोजीशन पे, अब चेन में ऑल्टरनेट पोजीशन में है, हो गया काम। आगे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके इस चैप्टर में आते हैं। एक तो है ओजोन, बहुत आसान है, 11th में 4th चैप्टर में आता था, देख लो। ये जो एरो वाला बॉन्ड है ना, ये डेटिव बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? SO2 में भी सेम स्ट्रक्चर है, देख लो आप, दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस कर रहे हैं। फॉस्फोरस के मैंने 2 केस बना दिए, एक व्हाइट फॉस्फोरस, एक रेड। ब्लैक फॉस्फोरस बनाना इसलिए मुश्किल है, आता भी नहीं उसका एग्जाम में, वो काफी
रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे एक आपका वो बनता है हेक्सागन बनता है, ऐसे हेक्सागन बनते चले जाते हैं तो आप पूरी चेन बन जाती है। और इतनी बड़ी चेन है ब्लैक फॉस्फोरस की, इसलिए वो काफी स्टेबल है, ठीक है। वो बनाने को आपको नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी प्रोवाइड नहीं किया। आगे इसके बाद बारी आती है मैग्नेटिक कैरेक्टर की। आपके पास दो तरीके के कैरेक्टर हैं, या तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा यानी कि फीबली अट्रैक्टिव पैरामैग्नेटिक दिखाता है, या मैग्नेट को रिपेल करेगा फीबली यानी कि हल्का सा रिपेल करने वाला डायमैग्नेटिक। अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक, और ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फेरोमैग्नेटिक। ये बात समझ में आई? बोलो। हाँ पैरा अट्रैक्ट करता है। अरे ये गलती से यहाँ बेटा उल्टा लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लो। अब ठीक है। पैरा हल्का सा अट्रैक्ट करता है, डाया हल्का सा रिपेल करता है। बेटा इस चीज को ठीक कर लेना, नोट्स में भी ठीक कर लेना जो मैंने आपको भेजे। फेरो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं कि भाई कितना मैग्नेटिक है, वो किससे पता चलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, अंडर रूट ऑफ n+2। अच्छा इसके लिए एक और बात ध्यान रखना, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसकी वैल्यू जो आएगी ना, उसके डेसिमल के आगे के अगर आप देखोगे तो उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूं किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 1.79 है, किसी का 2.33 है, किसी का 4.13 है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किससे पता चलेंगे? जो डेसिमल से आगे लिखे हुए इलेक्ट्रॉन से। तो इसके पास एक है, इसके पास दो, और इसके पास चार, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है आपका? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। कलर की अगर हम बात करें आपसे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर दिखाने का रीजन है, एक बात। दूसरी बात है डी ट्रांजिशन कलर दिखाने का रीजन है। तीसरी बात एफ ट्रांजिशन भी कलर दिखाने का रीजन है। तो डी ब्लॉक में पूछेंगे तो एफ डी ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक में पूछेंगे तो एफ ट्रांजिशन इसका रीजन बनेगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रीजन है आपके कलर शो करने का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रीजन है आपके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करने का। ये दोनों बातें याद रखना। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स भी कलर दिखाते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर दिखाते हैं क्योंकि डी ट्रांजिशन शो करते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के सॉल्ट कलर दिखाते हैं, लेकिन कब? जब उन्हें हीट करें, यानी कि फ्लेम दे, फ्लेम टेस्ट पे। तो मैं थोड़ा सा आपको फ्लेम टेस्ट के बारे में एक बार बता दूं। देखो, मान लो आपने एक वॉच ग्लास लिया, उस वॉच ग्लास पे थोड़ा सा सॉल्ट लिया, ठीक है। जनरली इनके व्हाइट कलर के सॉल्ट होते हैं। अब उसके ऊपर आपने HCl डाला। याद क्या रखना है? इससे सॉल्ट का क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो सॉल्ट का क्लोराइड आपको मिल गया, उसको आपने लिया प्लेटिनम वायर पे। अब एक बात तो ये कि भाई प्लेटिनम वायर पे ही क्यों लिया? तो जवाब है प्लेटिनम वायर खुद अपना टेस्ट नहीं देती, ये बहुत नॉन रिएक्टिव नेचर की है। प्लेटिनम वायर पे आपने सॉल्ट लिया, और उस सॉल्ट वाली प्लेटिनम वायर को आपने उठा के रख दिया फ्लेम के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आपने फ्लेम के ऊपर रखा, तो क्या उसने कोई कलर शो करा? हाँ। अगर कलर शो करा तो उस फ्लेम के कलर को पकड़ लो। ब्लू कलर शो करा, ग्रीन कलर शो करा, ठीक है, रेड करा, तो वो जो फ्लेम आएगी उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा मेटल है। फर्स्ट ग्रुप के सारे मेटल के सॉल्ट शो करते हैं फ्लेम, ठीक है, और देते हैं पॉजिटिव फ्लेम टेस्ट। सेकंड ग्रुप के भी सारे देते हैं, लेकिन पहले दो एलिमेंट नहीं देते, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर होता क्या है ऐसा फ्लेम टेस्ट में? फ्लेम टेस्ट में होता क्या है, जब फ्लेम आती है तो इनको एनर्जी मिलती है, सॉल्ट को एनर्जी मिलती है तो उनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन है। थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और एक्साइटेड शेल पे पहुंच जाएगा। एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस आएगा, तब वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा था तो एनर्जी गेन कर रहा था, एनर्जी गेन कर रहा था। जब वो वापस आएगा अपने पे तो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर वो एनर्जी रिलीज करे लाइट की फॉर्म में,
तो वो आपको रंग दिखाएगा इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड लाइट, विजिबल लाइट, तो वो आपको कलर दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड शेल से एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड शेल में, एक्साइटेड शेल से जब वापस आ रहा था तो उसने कलर दिखाया। अच्छा, तो ये तो फ्लेम टेस्ट की बात हो गई। ये एनसीईआरटी के कुछ कटआउट डाले, इसको भी देख लेना आगे। हेलोजन्स के बारे में बता दिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलोजन्स कलर्ड होते हैं। दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस इन विजिबल रीजन व्हिच रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? मान लो व्हाइट लाइट आई और डी ब्लॉक के एलिमेंट पे पड़ी और वो ग्रीन कलर दिखा रहा है, इसका मतलब उसने उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब किया था, ग्रीन तो उसने रिफ्लेक्ट किया। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात का है, इसमें नहीं है बेटा। ठीक है, शायद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले बॉक्स में होगी। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सेंट्रल मेटल एटम का रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेशन एलिमेंट्स के लिए। किनके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कलर शो करते हैं। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट का है और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर शो करते हैं। ठीक है, डी ट्रांजिशन की वजह से। यहां तक आपकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज की। अभी